मेरे YouTube चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय मां सरस्वती, जय मां हिल्या। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अंशाल पेपर सन 2022 का चौथा सेट, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश: निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला ऑप्शन है यूसेपे गैरिबाल्डी नेपोलियन, तीसरा है ऑटो वान बिस्मार्क, चौथा है विलियम प्रथम। तो हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन के पराजय कब हुए थे? प्रश्न विकल्प नंबर 1 है सन 1814, विकल्प नंबर 2 है 1815, विकल्प नंबर 3 है 1816, विकल्प नंबर 4 है 1817। तो नेपोलियन के पराजय सन 1815 ईस्वी में हुए थे। तो दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा 1815 ईस्वी में। फिर अगला तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? विकल्प नंबर 1 इंग्लैंड, विकल्प नंबर 2 अमेरिका, विकल्प नंबर 3 फ्रांस, विकल्प नंबर 4 रूस। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, अमेरिका में सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। चौथा प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? विकल्प नंबर 1 सन 1928, विकल्प नंबर 2 सन 1929, विकल्प नंबर 3 सन 1930, विकल्प नंबर 4 सन 1932। तो सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन हुआ था जो मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी सन 1928 को। तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा सन 1929 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? यहाँ पर संघीय सूची क्या है भी इसके आगे बता रहे हैं। पहला विकल्प है रक्षा, दूसरा विकल्प है कृषि, तीसरा विकल्प है व्यापार, चौथा विकल्प है शिक्षा। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो विकल्प नंबर का सही हो जाएगा रक्षा। रक्षा जो है संघीय सूची का आता है, संघीय सूची में आता है। छठवां प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विकल्प नंबर का विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, दूसरा नंबर शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, तीसरा नंबर केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, चौथा नंबर राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। फिर अगला प्रश्न आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया? 2 कारण बताइए। यहाँ पर प्रौद्योगिकीकरण ने वैश्विक प्रक्रिया को विगत 50 वर्षों से उन्नति हुई। इसमें अनेक प्रकार के खोजें आते हैं, परिवहन यही सब आते हैं, रेल, हवाई जहाज, ये सब वैश्वीकरण में आता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव अपने अनुसार करती है, जनता जिसको चाहती है उसको सरकार उसको बनाकर खड़ा कर देती है। लेकिन राजनीतिक दल अपने मनमानी से कार्य करते हैं और राजनीति में जाति पक्ष का बहुत उल्लेख किया जाता है। इसमें जो राजनेता होते हैं वो अपने ही जाति पर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पारदर्शिता प्रजातांत्रिक सरकार के लिए क्यों आवश्यक है? कोई 2 कारण बताइए।
तो पारदर्शिता का अर्थ होता है खुलापन एकदम खुले में विरोध करना या सूचना की प्राप्ति। अगला प्रश्न है अगला लघु उत्तरीय प्रश्न। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय शास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। तो 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाह निम्न हैं। पहला है व्यापार का आदान प्रदान करना, दूसरा है श्रम का आदान प्रदान करना, तीसरा है पूंजी का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान मतलब लेना और देना होता है। फिर अगला प्रश्न है अथवा में 10वां के अथवा में पूछा है फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति सन 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्य कारण था राजाओं की मनमानी। लुई 14वें ने हमेशा वो कहा करता था मैं राज हूँ, मेरे अनुसार जनता को चलना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। अब लोकतंत्र पीछे भी बताया जा चुका है कि जनता स्वयं की मालिक होती है। अब इसमें 3 लाभ जैसे लोकतंत्र अपने अनुसार ही सरकार का चुनाव करेगी और सरकार को चुनने के बाद अगर सरकार में विरोध का मतलब उसके अनुसार काम नहीं कर रही है तो उसको सरकार जनता बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। तो 1/3 सदस्यों को मिला करके सरकार को गिराया भी जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है संघवाद क्या है अथवा में, इसकी प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। फिर इसको अथवा में छोड़ते ही वाला देखिए। अगला प्रश्न फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो सन 1930 ईस्वी में नमक का आंदोलन इसलिए बना क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध 12 मार्च सन 1930 ईस्वी से साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ शुरुआत की थी। इसको 390 किलोमीटर की दूरी पैदल इन महात्मा गांधी ने 78 प्रतिनिधियों के साथ 390 किलोमीटर की दूरी जो दांडी तक की दूरी है इनको वहां तक पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था। दांडी 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी और 78 प्रतिनिधियों पहुंचे थे। तभी से नमक आज तक भी सस्ता है, इस पर ना तो कभी टैक्स लगेगा, ना लगा है ना लगेगा। फिर अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे। तो असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में चलाया गया था। इसका प्रमुख कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में जो रद्द किया गया, उसके विरोध में इसको पुनः चालू किया गया था। लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसको भी स्थगित सन 1922 ईस्वी में कर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। राज्य सरकार का मुखिया कार्यकर्ता कौन होता है, मुख्यमंत्री। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बहुत अंतर होता है। केंद्र सरकारें जो होती हैं पूरे रक्षा की देखभाल करती है
और राज्य सरकारों में अपने राज्य के अनुसार राज्य को ही केवल देखभाल करनी पड़ती है। केंद्र सरकार पूरे देश की देख रेख करेगी और राज्य सरकार केवल अपने राज्य की रक्षा करेगी। फिर अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन में आर्थिक, इसमें प्रश्न ये वाला पूछा था, इसको बता भी चुके हैं। फिर आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। देखिए 14 नंबर का पहला प्रश्न मानचित्र से, वह स्थान जहां सन 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये पीछे सेट में भी पूछा गया था ना। तो 1927 ईस्वी में कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? मद्रास। मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। ये साइड में है चेन्नई, समुद्र के किनारे। पहले इसका नाम था मद्रास, ये है चेन्नई। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां से सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इसको प्रश्न आगे पूछा था, तो कहां से चलाया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। वह स्थान जहां जलियांवाला की घटना घटे। अब जलियांवाला बाग की घटना भी हर सेट में पूछा जा रहा है। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी? अमृतसर में। अमृतसर से इस घटना कब हुई थे? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थे, जिसको उस उपाधि को अंग्रेजों ने दी थी। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। किसान सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 ईस्वी में चंपारण में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में, इधर। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसको लाखों बार बता चुके होंगे ना। सन 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब आता है खंड ख, बहुविकल्पीय प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात, चौथा है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगर ऑप्शन में असम भी दिया होता तो असम होता। फिर 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक, चौथा है चतुर्थ क्षेत्रक। तो क्षेत्रक केवल 3 होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र का एक अन्य नाम कृषि क्षेत्रक भी है। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। फिर 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पहला है पोटास, चूना, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो हमारा यहाँ पर विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में ये सभी तत्व पाए जाते हैं। फिर 18 नंबर प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? पहला है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है
कोयला। तो हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, कोयला। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्न भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं? अनौपचारिक मतलब इधर उधर करते हैं। 60%, 65%, 85%, 90%। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, 90%। 20 नंबर प्रश्न, फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? का नंबर न्यूयॉर्क में, खा नंबर पेरिस में, गा नंबर जिनेवा में, घा नंबर ओटावा में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन के स्थापना हुई थी। तो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। भूमि निम्नीकरण क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। भूमि निम्नीकरण क्या है? पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी का होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। तो पेड़ पौधों के वृद्धि के कमी के लिए प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी को ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है? तो खनिज ईंधन से यह तात्पर्य है कि ऊर्जा का स्रोत होता है खनिज ईंधन। अनेक प्रकार के खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यही सब खनिज ईंधन है। फिर उपभोक्ता इंटरनेशनल क्या है? तो उपभोक्ता इंटरनेशनल एक संगठन है, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। लंदन जो इंग्लैंड देश में पड़ता है। गाना भी बना है ना? लघु उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो लिख देना है कि भारतीय कृषि के निम्न विशेषताएं हैं। भारत में जैसे पहले कृषि की जाते थे उस प्रकार आज भी कृषि की जा रही है। पहले के लोग कुओं से पानी दिया करते थे, लेकिन आज की तकनीकी के अनुसार ट्यूबवेलों से पानी खेतों में दिया जाता है। पहले अनेक प्रकार के अनाज हुआ करते थे, लेकिन MS स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन किया सन 1962 ईस्वी में, जिसके चलते गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। आगे प्रश्न है, भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के कोई 3 कारण लिखिए। तो भारत में तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र से अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो आविष्कारों से मशीनें चलाई जा रही हैं, जैसे धान काटने की मशीन भी आ गई है, और गेहूं काटने का थ्रेशर है, ट्रैक्टर, गाड़ियां, अनेक प्रकार की नई खोजें, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सरकार को फायदा होता है। फिर अगला प्रश्न है, ये देखिए वहां भी पूछा था विश्व व्यापार संगठन, अथवा में दिया है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन विश्व भर का एक व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।
फिर अगला प्रश्न है दीर्घ लघु उत्तरे। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालिए। मिट्टी के महत्व पर तो लिख देना है कि मिट्टी कहते किसे हैं? मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। मिट्टी निम्न प्रकार के होते हैं: लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो इसमें इसका पूरा विस्तार लिख देंगे, ये सब आप लोग को बताया गया होगा। फिर आता है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना। सेम प्रश्न है, चाहे पहला करिए या तो अथवा करिए। फिर रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। तो रोजगार के संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति अगर एक बार ज्वाइनिंग हो गया वो लगा रहता है जब तक उसको रिटायर ना किया जा सके। संगठित क्षेत्र में रिटायर होने के बाद भी पेंशन दी जाती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में व्यक्ति जितना काम करेगा उसको काम के अनुसार पैसा दिया जाता है। अगर काम नहीं करता तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन संगठित क्षेत्र में अगर नहीं काम भी करता है फिर भी उसको आधा पैसा मिलता है। संगठित क्षेत्र मतलब कि वह सरकारी किसी कार्य में लगा होगा और असंगठित क्षेत्र में स्वयं का कार्य जो करेगा। फिर अगला प्रश्न है विदेश व्यापार से क्या आशा है, इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो विदेशों में व्यापार करना ही विदेश व्यापार कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ के कुछ सामान विदेशों में ले जा करके बेचे जाते हैं, विदेशों से कुछ सामान ला करके यहाँ भी बेचे जाते हैं। ठीक ममता जी, यहाँ पास हमारी ममता बनर्जी जी बैठी है हमारी क्लास में। आइए पढ़ते हैं मानचित्र से। अब सलाल बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो सलाल एक परियोजना है। सलाल परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। एक तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। फिर अगला प्रश्न है लव अयस्क की कोई एक खान चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो लव अयस्क, लव के 4 अयस्क होते ना, हेमेटाइट इस तरह करके ना। फिर देखिए लव अयस्क की केवल एक खान का पूछा है। तो लव अयस्क की खान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में। तो केवल हम एक का मैप में चिन्हित कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है तापी ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो तापी ऊर्जा तारापुर परमाणु संयंत्र के बारे में बताए थे ना। एक जैसे अपने यूपी में भी देख लेते हैं कुछ तापी ऊर्जा है। जैसे अपने यूपी में जो है कानपुर में है, कानपुर इधर पड़ जाएगा ना, ये कानपुर है उत्तर प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न है महानदी किस महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर ना। तो हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा में है, महानदी पर। उड़ीसा में चिन्हित कर देंगे महानदी के बारे में। फिर आता है पारादीप चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो पारादीप भी जो स्थित है हमारा उड़ीसा में ही है। पारादीप उड़ीसा में ही
है। इसी के साथ हमारा सेट का अंत होता है, सेट नंबर चौथा सन 2022 का सामाजिक विज्ञान। धन्यवाद।